अच्छा, तो सबसे पहले आप लोग को सर्च में जाके एनाकोंडा नेविगेटर लिखना होगा, ठीक है। और ये थोड़ी देर तक मेरे पीसी पे तो थोड़ी देर तक खुलता है, लेकिन बहरहाल। ठीक है, उसके बाद ये जुपिटर नोटबुक आ रहा है। अब ये एनाकोंडा का ये है कि इसका अपना एनवायरनमेंट्स होता है और इसके अंदर पैकेजेस वगैरह इंस्टॉल करना आसान होते हैं। और इसके अंदर फर्दर काफ़ी सारे कंपाइलर हैं। एक ये स्पाइडर है, इस पर भी आप पाइथन की प्रोग्रामिंग कर सकते हो। इसके अलावा ये आर है, एक आर लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग रस्ट होती है, वो भी इस पर कर सकते हो। इसके अंदर वी एस कोड भी होता है, मेरे वाले में नहीं है, लेकिन आप लोगों वाले में क्या पता हो। तो इसी के अंदर विजुअल स्टूडियो कोड भी आपको मिल जाएगा। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ से लॉन्च पे क्लिक करेंगे। जब लॉन्च पे क्लिक करोगे तो ये एक ब्राउज़र पे इसको ओपन कर देगा। अगर आप लोगों का डिफ़ॉल्ट गूगल क्रोम है तो गूगल क्रोम पे इसको ओपन कर देगा, ठीक है। और यहाँ से आप लोगों ने न्यू पाइथन 3, तो ये आप लोग की फ़ाइल बन जाएगी। अब इस फाइल को रीनेम यहाँ से कर सकते हो। इसको मैं रख लेता हूँ Python W1, ठीक है। इसके बीच में डैश भी डालनी पड़ेगी। इसको रीनेम कर देते हैं। ये रीनेम किया। अब ये फ़ाइल आपको कहाँ पर मिलेगी और किस एक्सटेंशन में मिलेगी? जिस तरह C++ की फ़ाइल्स होती हैं .cpp, उसकी एक्सटेंशन होती है, इस तरह इसकी होती है .ipynb, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने ढूंढना हो तो आप सर्च में जाएंगे, लिखेंगे पाइथन, ये रहा -w1.ipynb। इसी फाइल को, अगर इसी पाइथन की फ़ाइल को आपने दोबारा खोलना है तो आप कैसे खोलोगे? आप इसको बंद करें, ठीक है। यहाँ से जिस जगह पे वो फाइल पड़ी हुई है वो यहीं पड़ी होगी जहाँ पर मैंने बनाया ये python w1.ipynb। इसको क्लिक करूँगा तो वही वाली फ़ाइल दोबारा ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो स्टार्टिंग में फ़ाइल बनाना और फाइल को दोबारा ओपन करना मैंने बता दिया कि किस तरह ये होगा। इसके बाद एक इसका ऑनलाइन कंपाइलर भी है ठीक है। ऑनलाइन कंपाइलर बहुत अच्छा है इसका और वो बहुत फास्ट भी है। उसके अंदर उसका अपना जीपीयू भी लगा होता है गूगल कोलैब के नाम से, ठीक है, गूगल कोलैब तो ये वेलकम टू गूगल कोलैब पे आप जाओगे। ये नॉर्मल एनाकोंडा नेविगेटर जो जुपिटर नोटबुक आप इस्तेमाल कर रहे हो उससे बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, क्योंकि इसके अंदर इसकी अपनी जीपीयू भी होती है। वो गूगल खुद आपको जीपीयू देता है, तो इसकी वजह से इसका जो कंपाइल टाइम होता है वो बहुत फास्ट होता है। तो ये रहा। अब ये प्रिंट हेलो हुआ हुआ है तो ये हेलो चल जाएगा, ठीक है।
तो इसको रन करने का ये तरीका होता है, तो एक तो ये। जी जी। किसी का कोई सवाल सर। है तो मुझे रोकिएगा। हाँ हाँ। और सर इसको काइंडली। हमने ऑनलाइन ही कंपाइल करना है हर दफ़ा क्या? जी क्या? हमने इसको हर दफ़ा ऑनलाइन ही चलाना है क्या? नहीं उसके नहीं, अलावा नहीं मैं चल नहीं सकता? नहीं, ये मेरा माइक काइंडली आप बंद कर दें। ये किसने ऑन किया हुआ है? अच्छा। तो ये असल में ऐसा है कि जो गूगल कोलैब है वो ऑनलाइन है। ठीक है। अगर आपने लेट सपोज कोई बहुत फास्ट काम करना है और आपके पास पीसी बहुत ज़्यादा स्लो है, यूजुअली मशीन लर्निंग के कामों में लोग गूगल कोलैब को यूज़ करते हैं, क्योंकि मशीन लर्निंग का यूजुअली एक एक कोड जो है वो दो दो तीन तीन दिन बाद उसकी आउटपुट आती होती है, अगर आप अपने नॉर्मल पीसी पे यूज़ करोगे। तो गूगल कोलैब उसकी स्पीड को, अगर वो 2 दिन में चलता था तो गूगल कोलैब से हो सकता है वो 1 दिन में आउटपुट दे। और अगर फिर इस पे भी लेट हो रहा है तो फिर आप यूनिवर्सिटी में 12 पीसी हैं, कोई इलेक्ट्रिकल की एक लैब है सिप लैब, उस लैब के अंदर फिर 12 पीसी पड़े हैं जिसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा फास्ट जीपीयूज़ हैं। तो अगर 2 दिन में आपके पीसी पे चल रहा था वो कोड, तो 1 दिन में वो गूगल कोलैब इस गूगल कोलैब पे चलेगा। और हो सकता है कि 2-3 घंटों में यूनिवर्सिटी वाले उन 12 पीसीज पे चल जाए। तो ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कभी आपको ऐसी ज़रूरत हो तो इन चीज़ों का आपको पता हो। ठीक है। नहीं सर, वैसे इसको हमें कंपाइल करने के लिए हमें नेट तो चाहिए ही। मतलब नेट के बगैर नहीं हम कर नेट सकते। के बगैर जिस तरह हम सी प्लस प्लस करते गूगल हैं। कोलैब वाला नेट के बगैर नहीं चलेगा, लेकिन ये दूसरा नेट के बगैर चल जाएगा, ये वाला। ठीक है। जुपिटर नोटबुक वाला। जी जी, जुपिटर ठीक नोटबुक है वाले के जुपिटर। लिए इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। फुल तो ये भी ब्राउज़र पे रहा है सर। सही है। नहीं नहीं, ये खुल इसी पर है, लेकिन इसके लिए इंटरनेट नहीं चाहिए होगा। ठीक है। ठीक ठीक है आप डॉक्टर। इंटरनेट अपना बंद भी करोगे तो ये चल जाएगा। तो ये तो एक गूगल कोलैब था। अब ये एग्जैक्ट सेम विंडो है जो विंडो यहाँ है। ठीक है, तकरीबन उसी तरह की विंडो है। तो आप यहाँ कुछ भी लिखें, प्रिंट, हेलो वर्ल्ड, जो भी आप लिखोगे और इसके ऊपर रन के ऊपर क्लिक करोगे तो ये आउटपुट दे देगा। ठीक है। अब इसमें ये होता है कि इसको अगर क्विकली आप लोगों ने रन करना है तो आपको इसके ऊपर क्लिक करने के बजाय एक और फास्ट तरीका, शिफ्ट एंटर क्लिक कर दें डायरेक्ट। तो ये आपको आदत बन जाएगी कि डायरेक्ट अगर रन करना, जिस तरह आप लोगों ने डेफ पे सीखा हुआ था, मेरे ख्याल से F12 पे क्लिक करने से होता है, तो यहाँ पर शिफ्ट एंटर से होता है। ठीक है, शिफ्ट पे क्लिक करें और एंटर पे क्लिक करें तो वो डायरेक्ट चल जाएगा। यहाँ पर आपको रन पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल पहली लैब से। ठीक है। तो हमने पहली लैब जो सी प्लस प्लस में सीखी थी वो क्या सीखी थी कि आउटपुट प्रिंट कैसे करते हैं। ठीक है। तो वो तो अब आपको पता लग गया होगा कि प्रिंट लिखने से जो है वो सी आउट होता है। ठीक है। ठीक है, प्रिंट लिखने से एक सी आउट हो गया। ठीक है। अब ये लाइन बाय लाइन क्यों है? क्योंकि जो सी प्लस प्लस है या सी प्लस प्लस के कंपाइलर होते हैं वो होता है कंपाइलर। ठीक है। और पाइथन का जो ये कंपाइलर, पाइथन के कंपाइलर्स होते हैं वो कंपाइलर नहीं होता, वो बेसिकली इंटरप्रेटर होता है। ठीक है, इसको इंटरप्रेटर बोलते हैं। ये एक एक करके लाइन को चलाता है। मतलब इस लाइन को चलाया, इस लाइन को चलाया, कोड उसी तरह है। मतलब जो आप सी प्लस प्लस में 25-30 लाइनें लिखते थे और उसके सामने लाइन नंबर आता था, लेकिन वो सारी की सारी लाइनें एक साथ चलती थी। अगर आप किसी एक लाइन में सेमी कॉलन मिस कर दोगे तो आपका पूरा कोड नहीं चलेगा, बेशक आपने पूरा कोड ठीक लिखा हो। यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर ऐसा होता है कि जिस लाइन में मसला होगा वो लाइन नहीं चलेगी, बाकी सारी लाइनें तो चल जाएंगी। तो ये कमाल होता है इंटरप्रेटर का। ठीक है, कि बाकी लाइनें एक दूसरे पे डिपेंडेंट तो होती हैं। डिपेंडेंट इस तरह होती हैं कि अगर मैं यहाँ पर x=2 लिख दूँ, ठीक है, सिर्फ x=2 यहाँ लिख दूँ और यहाँ मैं करूँ प्रिंट x, तो ये पिछली लाइन वाला डाटा यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, पिछली लाइन वाला डाटा यहाँ मौजूद है, लेकिन अगर इस लाइन में एरर हुआ तो ये वाली लाइन सिर्फ नहीं चलेगी, बाकी 3 लाइनें चल जाएंगी और आपको पता भी लग जाएगा कि मेरा मसला किस जगह पे है। समझ आइए बात की? जी। यस सर आ गई। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहते हैं इंटरप्रेटर। ठीक है, इंटरप्रेटर जो है वो कोड को लाइन बाय लाइन चलाता है। काइंडली अपना माइक बंद कर दें। ठीक है, अब आ जाते हैं जी, पहली लैब हमने देख ली कि प्रिंट कैसे करते हैं।
अब प्रिंट हम काफ़ी सारे भी कर सकते हैं, 2-3 लाइनों में भी कर सकते हैं। तो 2-3 लाइनों में करना होगा तो वही जो आपने C++ में पढ़ा है, स्लैश एन डाल दें बीच में, ठीक है। स्लैश एन डाल के आप हेलो लिखेंगे तो ये 2 लाइनों में चला गया, ठीक है। और दूसरा इसका ये है कि अगर आप नई प्रिंट स्टेटमेंट बनाओगे तो वो भी अगली लाइन पे जाएगी। मतलब अगर आप लिखो प्रिंट, तो ये भी ऑटोमेटिकली जब आपने नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट को ले गए तो वो ऑटोमेटिकली उसने हैंडल कर दिया, ठीक है। सही है। तो अगर आप स्लैश एन नहीं भी करोगे, नई प्रिंट स्टेटमेंट बनाओगे तो वो फिर अगली लाइन में ही उसको सी आउट करेगा, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई। तो जहाँ आप सी आउट वगैरह लिख रहे थे और वो कॉमे वगैरह डाल रहे थे, दूसरा ये कि इसमें स्ट्रिंग और करैक्टर को वो स्ट्रिंग ही कहता होता है। हम कहते थे ना C++ में कि सिंगल कॉमा डालो अगर करैक्टर है, डबल कॉमे डालो अगर स्ट्रिंग है। तो अगर आप सिंगल कॉमा भी डालोगे तो ये चल जाएगा, ठीक है। इसमें करैक्टर और स्ट्रिंग वाला उस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है। दोनों के लिए आप सिंगल कॉमा भी यूज़ कर सकते हो, दोनों के लिए आप डबल कॉमा भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो करैक्टर भी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग भी स्ट्रिंग है। आगे बात की समझ, ठीक है। दूसरा वो स्लैश टी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ भी मौजूद है। स्लैश टी, लेट सपोज मैं लिख लेता हूँ, कुछ भी लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये देखें, ये पहली लाइन से ये प्रिंट हो गया हेलो एवरीवन, उसके बाद स्लैश एन नेक्स्ट लाइन पे चला गया, फिर हेलो, फिर अगली लाइन पे क्यों गया, क्योंकि मैंने नई प्रिंट स्टेटमेंट लिखी है। और फिर पाकिस्तान आया, फिर स्लैश टी से स्पेस हुई और फिर लैब 1 आ गया। तो ये तो पहली लैब आपकी ख़त्म हो गई। अब आ जाते हैं दूसरी लैब पे। दूसरी लैब क्या थी? दूसरी लैब हमने पढ़ी थी वेरिएबल्स के बारे में और इनपुट के बारे में। तो यहाँ पर वेरिएबल्स का डिक्लेयर करने का आधे से ज़्यादा काम ये आसान है कि आप सिंपल डायरेक्ट वेरिएबल बनाना है तो डायरेक्ट उसको वैल्यू दे दो, जिस तरह मैंने यहाँ किया है x = 2। तो वेरिएबल बन गया, उसके अंदर 2 वैल्यू चली गई, ख़त्म बात। इंट x लिखने की ज़रूरत नहीं है, फ्लोट x लिखने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रिंग x लिखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी वेरिएबल बनाओगे उसके अंदर वैल्यू डालोगे, ये उस डाटा टाइप का वेरिएबल बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि एक डब्बे के अंदर आप ज़्यादा लाइनें भी लिख सकते हो। ये जो एक डब्बा है, अगर इसके अंदर आप 20 लाइनें लिखोगे तो वो 20 लाइनें एक साथ चलेंगी। समझ आइए बात की? मतलब ज़रूरी नहीं है कि इस एक डब्बे के अंदर मैं एक ही लाइन लिखूँ। इस एक डब्बे के अंदर मैं 10 लाइनें भी लिख सकता हूँ सिमिलर काम की, फिर अगले के अंदर मैं 10 लाइनें लिख दूँ, फिर अगले के अंदर मैं 10 लाइनें लिख दूँ, फिर वो 10 लाइनें एक साथ चलेंगी। है फिर भी ये इंटरप्रेटर ही, ठीक है। अच्छा, और पूरा का पूरा कोड भी आप एक डब्बे में लिख सकते हो, फिर वो C++ की तरह चलेगा। एक ही डब्बे के अंदर जब पूरा कोड लिखोगे तो वो एट वंस ही सारा चलेगा। जहाँ गलती होगी आपको उस लाइन का बता देगा कि इस लाइन में ये मसला है, ठीक है। अच्छा, अब वेरिएबल मैंने आपको बताया कि x = this, y = 4.4, तो ये ऑटोमेटिकली y जो है वो फ्लोट वेरिएबल बन जाएगा। z = हेलो, ठीक है। तो ये 3 हमने वेरिएबल बनाए। अब इसको लेट सपोज हम बारी बारी इन तीनों को प्रिंट करते हैं, ठीक है। प्रिंट x, ये प्रिंट y और प्रिंट z, ठीक है। तो इनको मैं प्रिंट करूँगा तो ये प्रिंट y, प्रिंट z, ठीक है। तो ये तीनों प्रिंट हो गए। अगली लाइन में क्यों प्रिंट हुए? क्योंकि मैंने ये बताया आप लोगों को कि हर नया प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो अगली लाइन में आता है, ठीक है, विदाउट एंडल। आपको एंडल लिखने की ज़रूरत नहीं है या स्लैश एन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है जो आप C++ में करते थे। अब एक और चीज़ होती है, वो अब ये देखें, मैंने इसकी टाइप चेक की है कि ये x की डाटा टाइप क्या है, तो इंट है। उसने खुद रीड कर लिया कि आपने इसके अंदर इंट वैल्यू डाली है। अब अगर मैं लिखूं टाइप y, तो फ्लोट है। उसने खुद ये बात रीड कर लिया कि इसकी डाटा टाइप क्या है, फ्लोट है, ठीक है, सही है। उसके बाद आ गया टाइप z, तो इसने खुद ये बातें रीड कर ली हैं कि इसकी डाटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। अच्छा, अब आपको मैं एक चीज़ बताऊं, इसका एक हल्का सा जुपिटर नोटबुक का जो ड्रॉबैक है वो क्या है? वो ये है कि अगर आप ऊपर वाली लाइन में कहीं चेंजेस कर देते हो, लेट सपोज अब ये मैंने लाइन चला दी है, ठीक है। तो x की क्या वैल्यू आ रही है, 2 आ रही है।
अब मैं बाद में कहीं यहाँ पर चेंजेस कर देता हूँ, मैं 5 कर देता हूँ और मैं इस सेल को दोबारा नहीं चलाता, तो इसकी आउटपुट अभी भी 2 लिखी हुई है। तो जहाँ आप चेंज करोगे उससे नीचे जितने भी सेल्स होंगे वो सारे आपको दोबारा चलाने पड़ेंगे, ठीक है? क्योंकि अगर एक भी सेल में चेंजेस करते हो तो वो नीचे सारों पे डिपेंड कर रहा होता है। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? सर दोबारा चलाना कैसे है? उसको दोबारा रन करना है क्या? दोबारा रन करना है इसको, और रन करने के लिए मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आपने इस पे बार बार क्लिक करोगे तो आपका बड़ा टाइम ज़ाया होगा। तो आपने इस सेल के ऊपर क्लिक किया, शिफ्ट पे क्लिक किया, एंटर दबाओ, एंटर दबाओ, एंटर दबाओ, एंटर दबाओ, एंटर दबाओ, सारे सेल्स दोबारा चल गए। या एक और भी तरीका होता है इसका, रन ऑल सेल्स। एक सेकेंड, वो रन ऑल सेल्स, ये रिस्टार्ट एंड रन ऑल। आपने कई चेंजेस की, रिस्टार्ट एंड रन ऑल, तो ये सारे के सारे सेल्स को रिस्टार्ट करके इनको दोबारा भी चलाएगा, तो ये 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। अभी देखें, ये देखें इसने क्या किया, उन सबको दोबारा चलाया। तो अब ये देखें इसके ऊपर 1 आ रहा है, इसके ऊपर 2 आ रहा है, इसके ऊपर 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, और वो जो 2 था वो चेंज हो गया 5 में, क्योंकि मैंने यहाँ चेंज कर दिया। समझ आइए बात की? तो हम बाज़ औक़ात कोड लिखते हुए हम ऊपर वाली लाइन में चेंजेस कर देते हैं कि मेरे से मिस्टेक हो गई है, और गलती से उसकी नीचे वाली लाइनें हम चलाना दोबारा भूल जाते हैं, तो फिर वो मसला आ जाता है, उसमें गड़बड़ हो जाती है, ठीक है? तो कहीं भी कोई भी चेंजेस करो ऊपर वाले सेल में या दरमियान वाले सेल में, तो उससे नीचे वालों को सारों को दोबारा चलाना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो वेरिएबल नीचे यूज़ हो रहा हुआ तो वो बाकी सेल्स में भी उसकी वैल्यू चेंज होनी चाहिए, जो कि नहीं हो रही होगी क्योंकि वो सेल उसकी पुरानी वैल्यू यूज़ कर रहा था, ठीक है? अच्छा, अब एक और इसका एक और ड्रॉबैक आपको बताता हूँ। लेट्स सपोज ये चौथा सेल है, चौथे सेल को छोड़ें, ये 7वां सेल है, इसके ऊपर मैं लिखता हूँ x = 6। इसको मैंने चलाया, इसको चलाने के बाद मैंने कहीं ऊपर मैं आया, मैंने यहाँ ये वाला चला दिया, तो x क्या है? 6। x क्या है? 6। हालांकि पिछली लाइन में x क्या है? 5। तो जिस ऑर्डर से आप सेल्स चलाओगे ये उस ऑर्डर से चलेगा। मतलब आपने पहली कौन से पहले आपने ये वाला चला दिया था पहले, लेकिन ये वाला दोबारा चलाने से पहले आपने ये वाला चलाया, तो x की जो लेटेस्ट वैल्यू है वो ये वाली कंसिडर होगी। अब अगर मैं इसी को रन ऑल करूं दोबारा, ठीक है, तो अब कोई मुझे बता सकता है इधर क्या आएगा? 5 इधर फिर 5 आएगा, क्योंकि अब वो जो नीचे वाला सेल है वो एंड पे चलेगा, ठीक है? रिस्टार्ट एंड रन ऑल करूंगा तो अब यहाँ 5 ही आएगा, ठीक है? समझ आइए बात की? अब इधर 5 ही आएगा, क्योंकि इस सेल से पहले ये वाला चला था, ये वाला नहीं चला था। तो ये चीज़ें आपने ख़ास ख्याल रखनी है कि अगर आप कहीं नीचे से सेल चला रहे हो तो उसके बाद ऑर्डर को चेंज नहीं करना, ऊपर से नीचे ही आना है, ताकि वो चीज़ बरकरार रहे, ठीक है? तो ये तो कुछ बेसिक चीज़ें थी। आगे चलते हैं। अब आगे अगर हमने इनपुट लेनी है तो जी तो ये आपको मैसेज आ रहे हैं कि रिकॉर्ड कर लें। अच्छा, रिकॉर्डिंग मैंने ऑन की हुई है। गूगल मीट पे मेरे ख्याल से रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं है, तो मैंने इसकी रिकॉर्डिंग ऑन की हुई है, ठीक है? वो चल रही है। अच्छा, हम कहाँ थे? हम यहाँ थे। सर रिकॉर्डिंग का ऑप्शन होता तो है वैसे, वो इसमें से ख़त्म कर दिया गूगल मीट वालों ने, वो मेरे ख्याल से पेड कर दिया अब इन्होंने, जब बहुत ज़्यादा यूज़ होना शुरू हुआ है। तो ये मुझे याद है, ये अब ख़त्म हो गया था, किसी टीचर ने डिस्कस किया था इस बारे में कि इन्होंने ख़त्म कर दिया है। खैर, अब आ जाते हैं इस चीज़ पे। तो अब ये है कि लेट्स सपोज हम इनपुट लेना स्टार्ट करते हैं। अब इनपुट किस तरह लेते हैं? इनपुट इस तरह लेते हैं कि मैं लेट्स सपोज लिखता हूँ num1 = इनपुट एंटर। सर जी जैसा जिस तरह हम C++ में अरेज यूज़ करते हैं तो पहले डिक्लेयर उसको उसकी मतलब सारी इनिशियलाइजेशन होती है। जी तो इसमें अगर अरे में जाना हो तो हम डाटा टाइप तो लगा नहीं रहे इसमें, तो उसका क्या हाल है? मैं अरेज पे जब आऊँगा तो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? अभी अरेज, लेकिन यहाँ पर जो डाटा टाइप की आप बात कर रहे हो, तो ये इस बात का मतलब एग्जैक्टली ये है कि आपने क्या लिखा हुआ है, इंट x फ्लोट y, ये C++, ये डिक्लेरेशन ही है,
ये जो 3 लाइनें ये डिक्लेरेशन है, लेकिन इसने वो वाला स्टेप बीच में से निकाल दिया कि आपको इंट फ्लोट लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं खुद रीड कर लूँगा कि क्या है। समझ आइए बात की? नहीं सर, वो तो मुझे समझ आ गई है, मतलब जिस तरह हम उसके साथ फिर वो ब्रैकेट्स लगाते थे ए के लिए, जी। तो उस तरह का कोई सीन नहीं है इसमें। नहीं 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 नहीं, इसमें अरे है ही नहीं। इसमें अरे के बजाय 3 और चीज़ें हैं। एक होती है लिस्ट, एक होता है टपल, एक होती है डिक्शनरी। वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और मैं बताऊंगा उसके अपने अपने फ़वाइद हैं, और वो बहुत इजी है अरे से। मैं आपको बताऊंगा उस चीज़ को। उसके वो टोटली डिफरेंट चीज़ है। इसमें डिफरेंट डाटा टाइप्स की भी अरे बन जाती हैं। C++ में तो ये होता है ना कि एक अरे के अंदर सारे इंटीजर्स होने चाहिए, तो इसमें ये नहीं होता। सारे इंटीजर्स बेशक ना हो, जो मर्जी डाल दो उसके अंदर। सही है? तो फिर तो मसला सर ही सॉल्व हो गया। इसका सारा कोड हमें मिलता है कहाँ से? ये तो एक एक लाइन में इसको कॉपी पेस्ट हम करते हैं किसी जगह पे। इसका सारा कोड मैंने आपको स्टार्ट में बताया था ना कि आप फाइल करोगे, ओपन करोगे। ये फाइल मैंने जिस नाम से बनाई हुई है, ये python-w1, ये नाम आप सर्च करोगे तो ये इसकी पाइथन, या मैं ये आपको करके दिखाता हूँ। ये देखें, मैं अभी इसको सेव करता हूँ, Ctrl+S। ये सेव हो गया, ठीक है, फ्यू सेकेंड्स अगो। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब इसको बंद करके मैं उसी जगह जाता हूँ जो जुपिटर नोटबुक जब मैं ओपन करता था, तो यहाँ पर ये देखें उसका नाम ये रहा, python-w1। इसको ओपन करूँगा तो वो पूरी नोटबुक आ गई है। सही है? जी सर सही। समझ आ गई बात की? ठीक हो गया। जी ठीक है, अब हम आते हैं इस जगह पे। इनपुट लेने का इसका ये तरीका होता है, ठीक है। आप क्या करोगे, जिस वेरिएबल में आपने वैल्यू डालनी है वो इक्वल टू इनपुट, साथ ब्रैकेट में जो मैसेज आप उसको दिखाना चाहते हो। मैसेज क्या दिखाना चाहता हूँ, एंटर फर्स्ट नंबर सेमीकोलन स्पेस। अब ये करूँगा तो ये मेरे से इनपुट मांगेगा, ठीक है। अब मैं एंटर कर देता हूँ 6, तो 6 एंटर हो गया। साथ ही हम नीचे यही दोबारा लिखते हैं, इसको करते हैं num2 एंटर सेकंड नंबर, ठीक है। अब इसको चलाते हैं 5 7, चला लिया दोनों। अच्छा, num1 प्लस num2। अब कोई मुझे बता सकता है कि इसकी क्या आउटपुट आएगी? बड़ा आसान सा ही है, तो आपके ख्याल से इस सेल की क्या आउटपुट आएगी? सर आउटपुट तो कोई भी नहीं आएगी। नहीं, एक बात याद रखें कि जो पाइथन होता है और मैटलैब होता है, उसमें प्रिंट के बगैर भी डिस्प्ले हो जाता है। मतलब अगर मैं सिर्फ ऐसे करूँ ना, ये देखें, अगर मैं लिखूँ num1, तो मैंने प्रिंट नहीं लिखा, लेकिन उसके बावजूद भी वो स्क्रीन पे आ गया, लेकिन वो ऐसा प्रिंट नहीं आया। कंसोल पे फिर भी आ जाता होता है वो, ठीक है। तो लेट्स सपोज, चले मैं इसको प्रिंट लिख लेता हूँ, प्रिंट num1 प्लस num2। तो कोई मुझे बताएगा अब क्या आउटपुट आएगी? 5 + 7 सर। 12 आएगी। 12 नहीं आएगी, ठीक है। इसकी आउटपुट 57 आएगी। अब ये क्यों 57 आएगी? सर मतलब ये स्ट्रिंग में डील कर रहा है सर। जी, इसका ये मतलब है कि जो इनपुट का फंक्शन है वो हमेशा इनपुट किस में लेता है? स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग में लेता है। अब ये कॉन्सेप्ट आपको ना पता होता अगर आपने C++ ना पढ़ी होती। समझ आइए बात की? C++ आपको हर लैंग्वेज के लिए रेडी कर देता है, ठीक है। तो अब आपको मतलब स्ट्रिंग इंट इसने बीच में से निकाल दिए हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं फिर भी यूज़ होंगे। तो अब आपने इसको क्या बनाना है, आपने यूज़र की दी हुई इनपुट को एज अ इंटीजर लेना है, एज अ स्ट्रिंग नहीं लेना। तो वो करने के लिए ये होता है कि आप इसके बाहर लगाओ इंट और ऐसे ब्रैकेट लगा दो, इस मैसेज को इंट में बंद कर दो। सर इसको क्या कहते हैं वैसे C++ में? टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग, C++ में भी इसको टाइप कास्टिंग कहते हैं, इसमें भी इसको टाइप कास्टिंग कहते हैं, ठीक है। आप उसकी टाइप चेंज कर रहे हो। इसकी ओरिजिनल टाइप क्या होती है? स्ट्रिंग सर। स्ट्रिंग, ठीक है। जब भी आप इनपुट लोगे वो एज अ स्ट्रिंग आएगी। अब देखें, अब 12 आया क्योंकि मैंने इसको इंट बना दिया। तो मुझे ये बात पता होनी चाहिए कि हमेशा जब भी मैं इनपुट कीबोर्ड से दूंगा, ठीक है, मुझे बताते हुए, वेरिएबल डिक्लेयर करते हुए मुझे डाटा टाइप बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आगे जाके मुझे डाटा टाइप बतानी पड़ेगी। अगर मैं इंटीजर ले रहा हूँ तो मैं उसको इंट करूँगा, अगर मैं स्ट्रिंग ले रहा हूँ तो मैं उसको स्ट्रिंग करूँगा। सही है? सर अगर हम ये कहते हैं कि जी int num1 इज इक्वल टू इनपुट, नहीं नहीं नहीं, तो फिर C++ यूज़ कर लो। साइंटेक्स नहीं है ना इसका ये। राइट।
सही है, ये कहता है डायरेक्ट इसकी डिक्लेरेशन वही है जहाँ पर वेरिएबल पहली बार यूज़ हुआ है, वो उसकी डिक्लेरेशन है। सही है। फिर सी प्लस प्लस में एक मसला ये होता था कि आप इंट एक्स अगर एक जगह पे लिख दोगे तो अगली जगहों पे आप इंट एक्स दोबारा नहीं लिख सकते, वो उसको कहता था री डिक्लेरेशन हो रही है। यहाँ री डिक्लेरेशन नहीं होती। ठीक है, यहाँ पर आपने जब पहली बार एक्स लिख दिया तो डिक्लेयर हो गया, उसके बाद एक्स लिखोगे तो उसी की वैल्यू अपडेट होगी। सही है, तो री डिक्लेरेशन वाला कंसेप्ट ही ख़त्म हो गया। सही है, यहाँ तक बात समझ आ गई है। यस अब अगर हमने इसको लेट सपोज सी आउट सर करना हो। जी जी सर, ये नम 1 और नम 2 में आपने 5 और 7 की वैल्यू मतलब पुट की है, जी। तो प्रिंट ये नीचे जो प्रिंट की लाइन 13 है सर, इसका आंसर 12 किस तरह आ रहा है? इसका देखो, यहाँ पर मैंने इनपुट 5 दी ना, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, इधर 7 दी तो इधर 12 आ गया। सही। ठीक है, अब एक और चीज़ समझने वाली है कि डाटा टाइप वाला कंसेप्ट अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। वो सी प्लस प्लस ने जो आपको सिखाया है वो अभी भी यूज़ होगा। देखें, अब अगर मैं इसको ऐसे डिस्प्ले करूं कि प्रिंट द सम ऑफ num 1 num 2 इज, एक लाइन में सी आउट करते होते थे ना हम सी प्लस प्लस में, तो Yes, इसमें sir. इस तरह करते हैं। ठीक है, शुरू में सर। जी 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 सर, आपने पहले बात की थी कि ये मतलब ये फ्लोट को खुद ऑटोमेटिक वो कन्वर्ट कर देता है, फिर मतलब जी अगर जी 5.5 लिखा है तो 5.5 डिस्प्ले कर दे। जी जी। लेकिन अगर मैं यहाँ जैसे इनपुट के साथ इंट लिखा हुआ है तो यहाँ फ्लोट करता हूँ तो लेकिन वो डिस्प्ले नहीं कर रहा है। वो नहीं करेगा। फिर आपको फ्लोट, अगर आपको ये लगता है कि आपका यूज़र फ्लोट में भी इनपुट कर सकता है तो फिर आप इसको फ्लोट रखो, तो फिर फ्लोट में फ्लोट भी आ जाएंगी, इंट भी आ जाएंगी। समझ आइए बात की। यस सर। हाँ, वो दोनों आ जाएंगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि यूज़र सिर्फ इंटीजर ही इनपुट करेगा तो फिर आप इसको इंट रखो। फिर फ्लोट एंटर करने पे एरर आएगा, क्योंकि आपने ये कहा था कि मुझे ये लगता है कि मेरा यूज़र एंट्री सिर्फ इंट करेगा, तो आपने तभी इंट लिखा है। अगर हल्का सा भी डाउट है आपको कि यूज़र फ्लोट भी कर सकता है तो फिर फ्लोट यूज़ करो। फ्लोट में दोनों चीज़ें आ जाएंगी। सही है। ओके सर। अच्छा, अब ये चीज़ हम सी प्लस प्लस में कैसे करते होते थे, सी आउट द सम ऑफ, फिर वो वाले ऑपरेटर लगाते होते थे। अब इसमें हम, अगर आप ये देखो कि जब मैंने इसको इन दोनों को प्रिंट किया था num 1 प्लस num 2 को, तो 57 प्रिंट हुआ था ना। यस सर। तो हम अभी वही वाला कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं कि स्ट्रिंग्स आपस में ऐड हो जाती हैं। तो अब मुझे बताओ, क्या ये num 1 स्ट्रिंग है? नहीं सर। ये इंटीजर है, तो ये कोड मुझे एरर देगा। क्यों? कैन ओनली कंकैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंट। स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ कंकैटिनेट कर सकते हो, इंटीजर को इंट के साथ कंकैटिनेट कर सकते हो, बल्कि इंटीजर इंट के साथ कंकैटिनेट नहीं होता, ऐड होता है। ठीक है, तो अगर स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ कंकैटिनेट करना है तो इसको भी स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा। तो ये ऐसे स्ट्रिंग बन जाएगी, इसको भी स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा, तो ये ऐसे स्ट्रिंग बन जाएगी, और इसको भी स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा। तो अब ये सारी चीज़ें क्या बन गई हैं? स्ट्रिंग्स। तो अब ये चल जाएगा। ठीक है, सही है सर। बात की समझ आई है या नहीं आई? आ गई सर। फिर इसमें ये प्लस साइन क्या कर रहे हैं? प्लस का मतलब ये है कि हम स्ट्रिंग्स को आपस में कंकैटिनेट कर रहे हैं। अगर स्ट्रिंग्स के बीच में मैं प्लस लगाऊंगा तो वो आपस में जुड़ जाएंगी। ठीक है, अगर मैं इंटीजर्स के बीच में प्लस लगाऊंगा तो वो आपस में ऐड होंगी। ये मैंने इस ऊपर वाली एग्जांपल से करके आपको दिखाया। जब वो स्ट्रिंग्स थी तो 57 को जब मैंने ऐड किया था तो वो 57 बना था, 5 और 7 को, क्योंकि वो आपस में जुड़ गई थी, कंकैटिनेशन हो गई थी। लेकिन जब मैंने इसको इंटीजर बना के ऐड किया तो वो 12 आया। तो इस बात से मुझे एक बात तो पता लग गई कि इंटीजर्स आपस में ऐड होते हैं और स्ट्रिंगें आपस में जुड़ जाती हैं। तो सी आउट, मैंने ये पूरी स्टेटमेंट करनी थी तो मैंने इन सबको जोड़ना था आपस में, तो मैंने जोड़ दिया, सबको स्ट्रिंग बना के जोड़ दिया। सर अगर ये हम लाइन नंबर 13 को उड़ा दें बीच में से, जी जी, फिर लाइन नंबर 13 को अगर हम बीच में से उड़ा दें, हाँ, लाइन नंबर 13 उड़ा दो, अब तो उसका कोई मकसद ही नहीं रहा ना।
ठीक है, बेशक उड़ा दूं। तो ये क्या कहते हैं, प्रिंट कर रहे हैं हम एंड पे, जब हम कह रहे हैं कि स्ट्रिंग num1 प्लस num2, अब ब्रैकेट्स के अंदर वो इंटीजर है, लेकिन हमने उसे जब आंसर आ जाएगा तो वो स्ट्रिंग बनाएगा। हाँ, num1 num2 num1 मैंने कहा है कि num1 प्लस num2 का स्ट्रिंग वर्जन यहाँ पर डिस्प्ले कर दो। ठीक। समझ आइए। अब अगर num1 num2 को मैं किसी वेरिएबल में लेट सपोज स्टोर करता हूँ रेज, तो ये जो रेज है, ये रेज नाम का वेरिएबल अभी भी 12 ही है और ये रेज की डाटा टाइप अभी भी इंट ही है। ये तो सिर्फ मैंने इस सी आउट के लिए इसको बताया कि इसको एज अ स्ट्रिंग करो, क्योंकि कंकैटिनेशन स्ट्रिंग की पॉसिबल है। सही। बात की समझ आई है? यस सर। हाँ, वरना मैं इसको एक लाइन में सी आउट नहीं कर सकता था, क्योंकि एक लाइन में अगर मैंने सी आउट करना है तो मुझे स्ट्रिंग कंकैटिनेशन करनी पड़ेगी, और मसला ये है कि ये तो स्ट्रिंग है ही नहीं, ये तो इंटीजर है, तो मुझे इसका स्ट्रिंग वर्जन डिस्प्ले करना पड़ेगा। अब नीचे अगर आप मैं टाइप ऑफ num1 लिखूं तो क्या टाइप आएगी बताएं जी? इंट सर। इंट आएगी, क्योंकि उसकी टाइप मैंने नहीं चेंज की। अच्छा। मैं उसकी टाइप तब चेंज करता अगर मैं ये लिखता कि num1 इक्वल्स टू str, तो अब मैं क्या करता, अब मैं num1 को बना ही स्ट्रिंग रहा हूँ। अब num1 अपडेट हो जाता है, इस लाइन से num1 अपडेट नहीं हुआ, इस लाइन से num1 का स्ट्रिंग वर्जन आउटपुट पे डिस्प्ले हुआ है, लेकिन num1 खुद अपडेट नहीं हुआ। num1 तो तब अपडेट होगा जब मैं num1 को किसी चीज़ के इक्वल करूँगा, तभी उसकी टाइप अभी भी इंट है। बात की समझ आई है? यस सर। ठीक। ये किसी को ना समझ आई हो? जी, सीपी वालों में से किसी को ना समझ आई हो? ये सारे ऊप भी पढ़ के बैठे हुए हैं, तो अगर आप लोगों को नहीं समझ आ रही तो आप लोग पूछें जिन्होंने अभी अभी सीपी पढ़ी है। ये जो बोल रहे हैं ये वो है जिन्होंने ऊप भी पढ़ी हुई है। सर थोड़ा एक बार रिपीट कर दें, कौन सा बात कर वो डाटा टाइप की? हाँ, मैं ये बात कर रहा था कि देखें, जब इंटीजर्स आपस में, इंटीजर्स के बीच में प्लस लगाता हूँ तो वो प्लस होते हैं। 5 + 7 = 12। स्ट्रिंग्स के बीच में प्लस लगाऊंगा तो पाइथन उनको क्या करेगा, जोड़ेगा। अब मैंने जोड़ना है किसको, इस जुमले को, द सम ऑफ के साथ मैंने क्या जोड़ना है, एक स्पेस ऑलरेडी मैंने यहाँ डाल दी है, उसके साथ मैंने 5 क्या था, num1 जोड़ना है, लेकिन num1 तो इंटीजर है और इंटीजर और स्ट्रिंग आपस में जुड़ नहीं सकते, तो मुझे उस इंटीजर का कौन सा वर्जन उठाना है, स्ट्रिंग वाला वर्जन। तो मैंने यहाँ क्या लिखा, str, के इस num1 को आप स्ट्रिंग बना के डिस्प्ले कर दो। तो ये दोनों स्ट्रिंगें जब आपस में ऐड होंगी तो आपस में ऐड होने का क्या मतलब है, आपस में जुड़ेंगी। तो ये जुड़ गया, साथ इसके 5 जुड़ गया, और इसके साथ क्या जुड़ना चाहिए, स्पेस एंड स्पेस, तो मैंने वो भी इसके साथ जोड़ दिया। वो तो ऑलरेडी स्ट्रिंग है तो उसके साथ मुझे str लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर num2 तो इंटीजर था तो उसको भी मैंने स्ट्रिंग वर्जन उठा लिया, तो वो यहाँ आ गया। फिर इस मैंने उठा लिया। फिर ये num1 + num2 का रिजल्ट मुझे पता है इंटीजर आएगा, तो अगर इसका रिजल्ट इंटीजर आएगा तो मैंने उसको भी str ले लिया, उसका भी स्ट्रिंग ले लिया। तो अब सारी स्ट्रिंगें जब हो गई तो मुझे पता है सारी स्ट्रिंगों को ऐड करूँगा तो वो क्या होंगी, आपस में जुड़ जाएंगी। इनमें से कोई एक भी इंट होगा तो एरर आएगा, क्योंकि स्ट्रिंग इंट के साथ नहीं जुड़ सकती। क्लियर जी? क्लियर हो गया सबको? यस। ठीक है। एक जी जी यस सर। जी, किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है। सेमीकोलन वाला कोई चक्कर नहीं है। सेमी कॉलन वाला कोई चक्कर नहीं है, आसान है अब गेम। सर ये जो लाइन नंबर 17 है, जी जी, लाइन नंबर 17 जी रेस इज इक्वल टू num1 + num2, जी जी इसको जब मैंने अपने पास इसको करके देखा है सर, इसके अंदर एरर दे रहा है ये। इसके अंदर अगर एरर क्यों num1 जी, क्या एरर दे रहा है? सर अगर इसको रेस की जगह num1 करें और उसी की वैल्यू को अपडेट करना चाहें जैसे C++ में हम करते थे, जी जी num1 = num1 + num2 जी करके वो उसकी वैल्यू अपडेट हो जाती थी, तो इसमें भी उस तरह हो सकता है या नहीं? जी जी, होगी, क्यों नहीं होगी। सर वो सिंटैक्स एरर दे रहा है। क्या क्या एरर दे रहा है, लिखा हुआ क्या है? सर मैंने लिखा है रेस की जगह num1 लिखा है और आगे यही लिख के किया है, पर नीचे सिंटैक्स एरर दे रहा है। मेरा तो चल गया।
अब मैं आपको बताता हूँ वो क्यों सिंटैक्स एरर आ रहा होगा, एक सेकेंड। ठीक है, 19 आ गया ना। आप सारे सेल्स को दोबारा चलाओ। आपने वही किया होगा कि निचले वाले सेल को चला दिया होगा, फिर ऊपर आए होगे, नीचे उसकी टाइप चेंज कर दी होगी, तो वो एक आध की टाइप चेंज हुई होगी, अगले की नहीं हुई होगी। तो आप क्या करो, कर्नल में जाओ, रिस्टार्ट एंड रन ऑल करो। ठीक है, या उस लाइन से ऊपर देखोगे आपकी आपने उसकी डाटा टाइप तो नहीं चेंज कर दी। ठीक है सर ये 19 किधर से ले आए? जी, 15 19 कहाँ से चेंज हो रहा है? ये पहले 19 आया हुआ था, तो क्या चेंज? पहले 19 आ रहा था ना। ये देखो मैंने num1 को अपडेट कर दिया ना। उसने जो बंदे ने सवाल पूछा था तो उसने कहा था कि num1 को ही num1 प्लस num2 कर दो। तो num1 6 था, num2 9 था, 9 प्लस 6 क्या हो गया 15। तो अब यहाँ पर 15 आ गया और num2 9 आ गया, तो 24 आ गया। सर जी सही। जी जी सर सर ये इनपुट वाला स्टेप एक बार दोबारा कर देंगे। ठीक है, दोबारा कर देते हैं। देखिए इनपुट वाला स्टेप ये है कि अगर मैं इसमें से ये इंट हटा देता हूँ ना, ये इनपुट लेने का तरीका ये है। ये इनपुट लेने का तरीका है। जो मैसेज दिखाना है, जो हम कहते होते थे ना कि सी आउट एंटर फर्स्ट नंबर, फिर हम नीचे लिखते थे सी इन। तो दो स्टेटमेंट्स लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। एक स्टेटमेंट लिखो इनपुट, उसके साथ ब्रैकेट में जो भी चीज़ लिखोगे वो तुम्हारा वो सी आउट है जो तुम सी प्लस प्लस में करते थे। ठीक है, सर एक नई स्टेटमेंट लिख के दिखा देना। नई स्टेटमेंट लिख के, नई स्टेटमेंट। ठीक है जी, हम आ जाते हैं यहाँ पर डाटा टाइप भी चेंज कर देना। न्यू इक्वल्स टू फ्लो। str ले लें। ठीक है, डाटा टाइप न्यू इनपुट एंटर न्यू नंबर। सही हो गया। इसको चलाते हैं। अब इसके अंदर मैं जो मर्जी चीज़ एंटर करूं, इसके अंदर मैं स्ट्रिंग एंटर करूं, इसके अंदर मैं करैक्टर एंटर करूं, इसके अंदर मैं फ्लोट एंटर करूं, वो एंटर, इसके अंदर मैं इंटीजर एंटर करूं, वो एंटर एज अ स्ट्रिंग होगी। वो एंटर एज अ स्ट्रिंग होगी। मैं 5.5 करता हूं। अब मैं देखता हूं टाइप, क्या आ रहा है, स्ट्रिंग। इसका मतलब है इनपुट का फंक्शन मुझे हमेशा स्ट्रिंग देगा। तो मुझे डाटा टाइप बतानी पड़ेगी। वो कहाँ बतानी पड़ेगी? यहाँ मैं लिखता हूँ फ्लोट, ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ और एंड पे ब्रैकेट बंद करता हूँ। अब इसको चलाता हूँ। अब एंटर करता हूँ 5.5। अब टाइप न्यू चलाता हूँ तो डाटा टाइप क्या आ रही है? फ्लोट। आ गई बात की समझ? आ गई सर। हाँ, अब तुम्हें अपनी वो ऊपर वाली गलती समझ आएगी, वो जो सिंटैक्स की मिस्टेक आ रही थी। ठीक है, सही है सर, गलती मेरी नहीं थी। गलती क्या चीज़? सर कोई और था। मेरी नहीं, वो कोई और था। अच्छा, ठीक है। तो समझ आ गई है यहाँ तक? मेरे ख्याल से वेरिएबल्स वाली लैब, सी इन वाली लैब, सी आउट वाली लैब, जो हम 3 लैब्स हमारी सीपी की होती है, वो क्लियर हो गई है। डाटा टाइप कैसे बनती है, किसी भी वेरिएबल का नाम उठा के लिखो, x इक्वल्स टू 2, वेरिएबल बन गया। 2 लिखा है तो यहाँ पर ही वो समझ जाएगा कि ये इंटीजर है, लेकिन इनपुट लेते हुए वो नहीं समझता। इनपुट लेते हुए आपने बताना है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और थोड़ा सा इफ़ एल्स को देखते हैं कि इफ़ एल्स इसमें कैसे होता है। तो मैं इफ़ एल्स तो ज़ाहिर सी बात नहीं समझाऊंगा कि इफ़ क्या होता है, एल्स क्या होता है, क्योंकि वो आप लोग को आता है। मैं सिर्फ सिंटैक्स बता देता हूँ। सिंटैक्स इसका ये है कि इफ़, कोई ब्रैकेट लिखने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ से पहले हम क्या लिखते हैं? x इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 8, z इक्वल्स टू 9। 3 वेरिएबल मैंने बनाए। अब मैं नीचे आके लिखता हूँ इफ़ x ग्रेटर देन 2 कॉलन। ये इसका सिंटैक्स है। अब ये जब कॉलन आप डालोगे और आप एंटर क्लिक करोगे ना, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा? एक टैब स्पेस छोड़ेगा। क्या छोड़ेगा? एक टैब स्पेस छोड़ेगा। ये टैब स्पेस इसकी ब्रैकेट है। ये टैब स्पेस क्या है? ब्रैकेट। ये इसकी ब्रैकेट है। अगर मैं यहाँ लिख दूँ प्रिंट हेलो, मैं प्रिंट हेलो लिख देता हूँ ऐसे, और इसको चलाऊंगा तो हेलो प्रिंट हो गया। अगर मैं इस प्रिंट को पीछे कर दूं यहाँ और अब चलाऊं तो एरर आएगा। बात की समझ आई है?
जब भी आप C++ में ब्रैकेट लगाते थे, यहाँ पर आप ब्रैकेट की जगह टैब स्पेस दोगे। ब्रैकेट का कॉन्सेप्ट ख़त्म, ब्रैकेटें डालो ही ना, ब्रैकेटें ख़त्म। तो C++ में हम इफ़ के बाद ब्रैकेट डालते होते थे, तो ब्रैकेट के बाद आपने क्या डालना है, टैब स्पेस, और वो ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो ये टैब स्पेस, अब जब तक जितना मटेरियल आप इस टैब स्पेस के नीचे लिखोगे वो इस इफ़ का हिस्सा समझी जाएंगी। लेट्स सपोज मैं लिख लेता हूँ x > 7, तो अब ये इफ़ नहीं चलना चाहिए ना, यस सर। क्योंकि x 5 है, तो इसका मतलब है हेलो प्रिंट नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रिंट h या हेल। ये किसका माइक ऑन है? प्लीज़ सवाल पूछ के माइक बंद किया करें। अब आप मुझे बता सकते हैं इस कोड की क्या आउटपुट होगी? तो ये टैब खत्म हो गया तो ये काम से हेल आएगा सिर्फ। हेल आएगा। क्यों हेल आएगा? क्योंकि हेल इफ से बाहर है। कैसे पता चला इफ से बाहर है? टैब खत्म हो गया। टैब खत्म हो गया, space। ठीक है। अगर आप इसको भी टैब, अब ये देखें मैं इसको चलाऊंगा हेल आएगा। अब आप यहाँ भी टैब डाल दो, अब चलाओगे तो अब कुछ भी नहीं आएगा। आगे समझ? यस। ठीक है। तो अब मुझे वो तो समझाने की ज़रूरत नहीं है कि इफ़ क्या होता है, एल्स क्या होता है, साइंटेक्स ही चेंज है ना। तभी कहते हैं कि एक लैंग्वेज सीख लो, सारी समझ आ जाएंगी। सर एल्स में भी इसी तरह हम जी एल्स इफ में भी हम इसी तरह करेंगे कि जी जी अपनी स्टेटमेंट रख के कॉलन लगाएंगे और उसके बाद टैब यूज़ जी। करेंगे। अभी मैं वो बताता हूँ। जी जी। अब इसमें एक मसला है, देखें। अगर मैं ये एल्स यहाँ लिखता हूँ, अगर ये मैं एल्स यहाँ लिखता हूँ तो ये क्या आएगा? एरर आएगा। इफ़ के बाद एल्स होना चाहिए ना, तो टैब से बाहर लिखना। लेकिन टैब से बाहर लिखना चाहिए मुझे टैब से बाहर क्यों लिखना चाहिए? जब हम इफ़ के बाद एल्स लिखते होते थे तो वो इफ़ की ब्रैकेटों के बाद एल्स लिखते होते थे। इफ़ की ब्रैकेट के अंदर नया खुद से एल्स तो नहीं शुरू कर देते होते थे। याद करें आप C++ में जब इफ़ की ब्रैकेट ख़त्म होती है तो उसके बाद बंदा एल्स लिखता होता है, उसके ब्रैकेट के अंदर नहीं एल्स लिखता होता। आ रही है बात की समझ? तो इफ़ की ब्रैकेट कहाँ ख़त्म हो रही है? यहाँ ख़त्म हो रही है। इफ़ के नीचे उसका एल्स होना चाहिए, ठीक है। इफ़ के नीचे उसका एल्स होना चाहिए। फिर कॉलन डालें, फिर नीचे आए, फिर लिखें प्रिंट अब समझ आइए बात की? जी। यस यस। अब एल्स की ब्रैकेट में सिर्फ ये एक स्टेटमेंट है, इफ़ की ब्रैकेट में ये दो स्टेटमेंट्स हैं। ये एल्स इस इफ़ का है। क्यों इस इफ़ का है? क्योंकि ये इसके नीचे आ रहा है। अब मैं इफ़ एल्स इफ वाली स्टेटमेंट्स बनाता हूँ, ठीक है। तो ये जी जी नेस्टेड को क्या सीन होगा? जी। नेस्टेड किस तरह करें? नेस्टेड हर चीज़ बताता हूँ, सब्र करो, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं जी नेस्टेड पे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इफ़ x ग्रेटर देन 2 से बड़ा है, तो आप क्या करो, प्रिंट x कर दो। उसके बाद आप लिखो, अच्छा एल्स इफ के बजाय यहाँ क्या लिखते होते हैं? यहाँ लिखते होते हैं एलिफ, ठीक है। एलिफ x ग्रेटर देन, इसको हम 7 कर देते हैं, x ग्रेटर देन 8 कर देते हैं, ठीक है। ग्रेटर देन 7 प्रिंट x, फिर हम नहीं, प्रिंट हेलो प्रिंट हेल, उसके बाद दोबारा एलिफ ग्रेटर देन 6, फिर दोबारा एलिफ ग्रेटर देन 5,
फिर दोबारा एलिफ ग्रेटर देन 4 और एंड पे क्या होता होता था, एल्स होता होता था ना। जी कौन सा चलेगा? ग्रेटर देन 4 पे। हाँ पहला वाला तो नहीं चलेगा, दूसरा नहीं चलेगा। एक्स की वैल्यू क्या थी? एक्स की वैल्यू 5 थी, तो पहला नहीं चलेगा, दूसरा नहीं चलेगा, तीसरा नहीं चलेगा, चौथा नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये चल जाएगा। सिर्फ एच आउटपुट पे आएगा, सिर्फ एच आउटपुट पे आएगा ना जी। यस हाँ अब मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये एलिफ आपने टैब के आगे नहीं लिखना। अगर ये आपने टैब के साथ यहाँ लिख दिया तो इसका मतलब है ये आपने इफ़ की ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। ऐसा तो नहीं होता था। जब हम कोड लिखते होते थे और इफ़ एल्स इफ लिखते होते थे तो इफ़ स्टार्ट किया, इफ़ की ब्रैकेट ख़त्म की, फिर एल्स इफ लिखा, फिर उसकी ब्रैकेट स्टार्ट की, उसकी ब्रैकेट ख़त्म की, फिर एल्स इफ लिखा, उसकी ब्रैकेट स्टार्ट की, उसकी ब्रैकेट ख़त्म की, फिर एल्स इफ लिखा, उसकी ब्रैकेट स्टार्ट की, ख़त्म की, फिर एल्स लिखा, उसकी ब्रैकेट स्टार्ट की, उसकी ब्रैकेट ख़त्म कर दी। और एल्स के साथ कंडीशन नहीं होती। एल्स का मतलब है जब सारे नहीं चले तो ये चला दो। तो यही काम हमने किया। अब इसको चला देते हैं तो एच आउटपुट पे आ जाएगा। पहला वाला गलत हुआ, अगला गलत हुआ, अगला। हर एक की ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है? जो उसके टैब स्पेस के बाद लिखा हुआ है। ठीक है, हम इन सब को डबल डबल कर देते हैं ताकि थोड़ा और आसानी हो जाए, ताकि सर कुछ स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं, इनको लेट इन कर दें। ठीक है मैं करता हूँ। डबल डबल क्यों कर रहे हैं? डबल डबल में सिर्फ दिखाने के लिए कि आपको पता लगे ना कि ये इसकी ब्रैकेट इतनी है। अच्छा ठीक है, डबल डबल इसको सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ। अब चलाते हैं तो ये देखें, ये दोनों इसकी ब्रैकेट के अंदर है। ब्रैकेट है नहीं लेकिन ब्रैकेट है। जो इसकी कंडीशन के इंडेंटेशन के, इसको कहते हैं इंडेंटेशन, इंडेंट इसको बोलते हैं। ठीक है, इंडेंटेशन। पाइथन में ब्रैकेट्स के बजाय इंडेंटेशन यूज़ होती है। आइए बात की समझ। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई मसला? हमने इफ एल्स वाली लैब भी अब कंप्लीट कर ली है। तो अब आप जो लैब रिपोर्ट थी या लैब मैनुअल था उसमें से कोई एक जो सबसे मुश्किल टास्क था उसको इससे करेंगे, और इसी तरह लैब 2 लैब 1 हर लैब में से कोई एक एक टास्क अपने लिए करें। और आपको अगर एक भी टास्क आपने खुद कर लिया तो आपको पाइथन समझ आ जाएगी। सही है, वो समझ तो ऑलरेडी आ गई होगी लेकिन फिर आपके हैंड्स ऑन भी हो जाएगा। मतलब आप जब एक बार उसको अपने हाथ से कर लोगे तो फिर आपको याद रहेगा। ठीक है, कोई एक भी टास्क, क्योंकि वो सारे टास्क आप ऑलरेडी कर चुके हो, सिर्फ लैंग्वेज चेंज है। अब असद आपका सवाल था नेस्टेड वाला। मेरा ही। हाँ, तो अब हम इसको नेस्टेड बनाते हैं। अगर नेस्टेड बनाना है तो नेस्टेड क्या होता है? ब्रैकेट के अंदर इफ शुरू करो, वही नेस्टेड होता है ना। ऐसी बात है। हाँ, तो ब्रैकेट का क्या मतलब है? टैब। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एच, ये जो एच के नीचे जो प्रिंट हेलो है इसको मैं यहाँ एक नया इफ शुरू करता हूँ। यहाँ इफ शुरू करने का मतलब ये है कि ये एल्स इफ की ब्रैकेट के अंदर इफ शुरू हो रहा है। सही है, तो मैंने क्या लिखा? इफ एक्स ग्रेटर देन 3, यहाँ मैंने लिखा इफ एक्स ग्रेटर देन 3 कॉलन डाला और इसको मैंने टैब के आगे कर दिया ये। तो ये वाला जो इफ है ये नेस्टेड है। ठीक है, और यहाँ मैं अगर यहाँ लिख दूं प्रिंट अब आप मुझे ये बताओ कि ये किसके अंदर आता है, किस कंडीशन के अंदर आता है? एल्स इफ में आता है, सिर्फ में आता है। ये एल्स इफ में आता है, ये एल्स इफ में आता है। जी जी, ये इस पे डिपेंडेंट नहीं है, ये इस पे डिपेंडेंट नहीं है। ये अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये चलेगा, ये प्रिंट हेलो चलेगा। लेकिन अगर ये कंडीशन, मैं इसको लिख देता हूँ एक्स ग्रेटर देन 7। अब इसको चलाते हैं, एच और एक्स्ट्रा, क्योंकि ये एक्स्ट्रा इस इफ से बाहर था तो ये चला और ये चला। आइए बात की समझ। अब इसी तरह इसका भी एल्स बन सकता है, तो वो इसके इफ के नीचे होगा। एल्स समझ आइए बात की।
अब इस इफ का एल्स ये है, इस इफ का एल्स ये है। अगर ये चल गया तो ये नहीं चलेगा, ये ना चला तो ये चलेगा, और ये दोनों तो चलेंगे ही चलेंगे, तभी तो इसी ब्रैकेट के अंदर आया था। और अगर उन ऊपर वालों में से कोई भी एक चल गया तो ये सारी चीज़ें स्किप हो जाएंगी। क्यों स्किप हो जाएंगी? क्योंकि एल्स इफ और इफ एल्स इफ में से कोई एक भी चल जाए तो नीचे वाले सारे स्किप हो जाते हैं। आइए बात की समझ। अब इसको चलाएंगे तो क्या क्या आउटपुट आया? एच वट एक्स्ट्रा। एच कहाँ से आया? यहाँ से आया। वट क्यों आया? क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स है तो ये आ गया, और एक्स्ट्रा आ गया। सही। ठीक, क्लियर? यस जी सीपी वालों समझ आ रही है? तुम लोगों ने तो अभी अभी सीपी पढ़ी है। यस सर। यस सर। हाँ बिलाल, कितना जीपीए आया तुम्हारा? यस सर, समझ आ रही है। हाँ बिलाल, आवाज़ नहीं आ रही मुझे। मेरा ख्याल से तो ज़्यादा ही आया होगा, ऊंचा ऊंचा बोलना चाहिए था। सर अब आवाज़ आएगी भी नहीं। आप बता नहीं रहे तो चलो। अच्छा सर खैर। माइक सही नहीं सर। अच्छा चलें, तो ये यहाँ तक हमने कोई 4-5 लैब्स कर ली हैं। अब हम सर यहाँ पे एक आउटपुट का एरर आ रहा है। जी जी, क्या एरर आ रहा है? सर जहाँ पे लाइन लिखी, जैसे यहाँ पे लाइन 22 लिखा हुआ है, यहाँ पे स्टार आ रहा है जहाँ पे। स्टार मेरी लाइन 22 पे यहाँ नहीं, मैं जो कर रही हूँ ना उसमें स्टार आ रहा है। नहीं नहीं, लाइन नंबर नहीं आ रहा, आउटपुट नहीं आ रहा। एरर क्या लिखा हुआ है? मुझे पिक्चर भेजें, मुझे व्हाट्सएप पे पिक्चर भेजें एरर की। एरर नहीं, जी। अपने कोड की, जिस कोड जो पर्टिकुलर ब्लॉक आपका आउटपुट दे रहा है। जी सर। ये इंडेंटेशन समझ नहीं आती होती इतनी आसानी से। आप लोगों को इतनी आसानी से कैसे समझ आ गई है? बड़े मसले करती है। अगर आप खुद कर रहे हो तो आपके मसले आएंगे स्टार्टिंग में, लेकिन जब एक बार समझ आ जाती है तो फिर नहीं मसला आता। वैसे सब ज़ाहिर तो सीधी सीधी है। ये दिखने में सीधी सीधी लगती है, करने बैठो तो ये स्टार्टिंग में बड़े मसले क्रिएट करती है। बंदे को समझ नहीं आती कि मैं इसके नीचे ही लिख रहा हूँ, लेकिन वो फिर इंडेंटेशन एरर आना शुरू हो जाते हैं। तो ये देखें, जो एक दूसरे के, लेकिन आसान इसका हल यही है कि एक दूसरे के नीचे लिखो, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ये दो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ये सारे एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ये ना चला तो इसके अंदर वाले सारे नहीं चलेंगे। अच्छा, इफ x लेस देन 10, जो कि 10 है, प्रिंट दिस। अच्छा हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। अगर किसी का ये मसला आया कि कोड चलाते हुए आपका यहाँ स्टार आ जाए और आउटपुट ना आ रही हो, ये कुछ लोगों का ये इशू आएगा, तो आपने क्या करना है? आपने जाना है कर्नल पे। सर व्हाट्सएप पे हमें भी तस्वीर शेयर कर दें। जी जी सर हमें भी तस्वीर शेयर कर दें व्हाट्सएप पे। हाँ, मैं पिक्चर ही शेयर कर देता हूँ। ये अच्छी बात बताई है आपने। पाइथन कोर्स ऑफिशियल, हाँ ये मैंने भेजा है। अगर आप इसको नोट करें तो इसके बीच में, इनके बीच में स्टार बना हुआ है। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना, 23 के बजाय स्टार है। इसका मतलब है ये वेटिंग है। वेटिंग का मतलब है कि ये भी प्रोसेस हो रही है। तो ये तो, इसमें तो कुछ है ही नहीं। इस कोड में प्रोसेस होने की क्या ज़रूरत है? कोई बड़ा कोड होता मशीन लर्निंग का तो फिर स्टार बना आता तो समझ भी आती कि चलो यार इसकी तो आउटपुट लेट ही आनी थी। लेकिन ये तो इतना सा कोड है, इस पर स्टार नहीं आना चाहिए। तो ठीक है, इसका मतलब आपका कर्नल हैंग हो गया, तो आपने यहाँ जाना है कर्नल में और कर्नल को रीस्टार्ट करना है। कर्नल को रीस्टार्ट करने के बाद उसको दोबारा चलाएं, सारों को दोबारा चलाएं, या रीस्टार्ट एंड रन ऑल कर दें, ताकि ऊपर से लेके नीचे तक सारे दोबारा चल जाएं। आइए बात की समझ। क्योंकि कर्नल को रीस्टार्ट करोगे तो सारे वेरिएबल्स का डाटा उड़ जाएगा। ठीक है, फिर सारी लाइनें ऊपर से नीचे तक दोबारा रन ऑल करनी है आपने। ठीक है, ये मैं कर्नल को रीस्टार्ट कर देता हूँ। ये देखिए, रीस्टार्टिंग कर्नल लिखा आया था, कर्नल रेडी। अब कर्नल रेडी हो गया। अब इसको मैं दोबारा चलाऊंगा तो एरर आएगा। क्यों एरर आया? एक्स इज़ नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि मैंने ऊपर वाला सेल चलाया ही नहीं है। मैंने कर्नल रिस्टार्ट किया, सारे वेरिएबल्स उड़ गए, तो मुझे रिस्टार्ट एंड रन ऑल करना चाहिए।
ताकि ऊपर वाला भी अब चले, क्योंकि वेरिएबल ही उड़ गया, एक्स यहाँ यूज़ हो रहा है, एक्स उड़ गया। ठीक है, या अगर रन ऑल नहीं करना है तो एटलीस्ट वो ज़रूर चलाओ कि जिसके ऊपर वो डिपेंड कर रहा है। तो एक्स यहाँ डिक्लेयर हुआ था, कर्नल रिस्टार्ट किया तो ये वाला सेल एटलीस्ट लाजमी चलाना है। बात की समझ आ रही है नहीं आ रही? आ रही है Yes. आ गई है, ठीक है जी। अच्छा, एक सेकेंड। तो हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स तक तो कर लिया है, ठीक है। आगे क्या है? आगे लूप्स। आगे नेक्स्ट टॉपिक हमने सीपी में लूप्स पढ़ा था। तो सेम कॉन्सेप्ट, अगर आपको इंडेंटेशन समझ आ गया तो अब सर सेम स्विच नहीं है इसके अंदर, वो जी? स्विच जो था, स्विच स्विच भी है इसके अंदर। एक सेकंड, बल्कि स्विच तो मैंने कभी यूज़ ही नहीं किया। स्विच देखना पड़ेगा, स्विच इन पाइथन मैंने नहीं कभी यूज़ किया, वैसे होना तो चाहिए। क्या चीज? स्विच केस? स्विच केस, हाँ, क्या पता हो, मैंने नहीं कभी यूज़ किया। अरे वो स्टार वाला एक दफा दोबारा बता देंगे। व्हाट इज लाइव दोबारा रिप्लेसमेंट ऑफ स्विच केस इन पाइथन? इसका मतलब है स्विच नहीं है। इज देयर अ स्विच इन पाइथन? वेल, द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो। स्विच केस नहीं है पाइथन में। ठीक हो गया सर। ठीक है, सर एक पाइथन प्रॉब्लम लैंग्वेज है, डज जरा हल नॉट करें। हैव स्विच स्टेटमेंट फंक्शनैलिटीज। ठीक है, सर फिर अगर कोई मेन्यू सिस्टम कोई में वैल्यू क्या क्या करेंगे? क्या करनी है? कोई अगर स्विच केस से जिस तरह मेन्यू सिस्टम बनाते थे कोई, तो अगर हमने उस तरह का कोई बनाना हो तो फिर हम उसके लिए क्या इस्तेमाल इफ करेंगे? एल्स। इफ एल्स से क्या नहीं हो सकता? तो सर सारा इफ एल्स से करेंगे, स्विच केस ज़्यादा आसान है। स्विच केस है, अब देखें हर लैंग्वेज की कुछ, अब इसमें डू वाइल भी नहीं है पाइथन में। ठीक है, लेकिन पाइथन में जो चीज़ें हैं वो इतनी ज़्यादा है कि वो आप देख के आप कहोगे कि मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, एक स्विच नहीं है, खैर है, कोई बात नहीं। समझ आई बात की? अभी तो हम सिर्फ पाइथन की वो चीज़ें देख रहे हैं जो हमने सी प्लस प्लस की देख ली हैं, देखिए हम उसको पाइथन पे लेके आ रहे हैं पहले। उसके बाद जब हम आगे जाएंगे और हम एक दो और क्लासों में फिर हम वो चीज़ें देखेंगे जो पाइथन कर सकता है बहुत आसानी से, तो आप देख के कहोगे वाकई में यार सही सर है। जी सर वो स्टार वाला एक दफा दोबारा बता देंगे। हाँ, स्टार वाला मैं ये कह रहा था कि अगर आप किसी सेल को चलाते हो ना शिफ्ट एंटर करके, और यहाँ स्टार आना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब है कि आप स्टार आता है, जब आप इसको चलाओगे तो एक बड़ा एक सेकंड के लिए स्टार आएगा और वो अचानक से गायब हो जाएगा और आउटपुट दे देगा। ये स्टार आपका वेट टाइम है बेसिकली। तो ये स्टार आप लोगों के छोटे छोटे कोड्स में स्टार नहीं आना चाहिए। अगर ये स्टार आ जाता है और रुका हुआ है और आउटपुट दे ही नहीं रहा, तो जाओ कर्नल पे रिस्टार्ट। रिस्टार्ट अगर आपने किया तो रिस्टार्ट होने का मतलब है वेरिएबल सारे उड़ गए। वेरिएबल सारे उड़ने का क्या मतलब है कि इस कोड को, इस लाइन, इस सेल को जब मैं दोबारा चलाऊंगा तो एक्स तो अब नॉट डिफाइंड है ना, क्योंकि एक्स तो इस सेल में डिफाइन हुआ है। बात की समझ आ रही है नहीं आ रही? यस सर। तो रिस्टार्ट करने के बाद आपने हर वो सारे सेल चलाने हैं जो आपके सेल में यूज़ होते हैं। या आसान तरीका क्या है, रिस्टार्ट एंड रन ऑल कर लो, तो वो सारे ही सही। दोबारा चला देगा, बात ही खत्म। सही सर है? अगर हम सेल ही नया बना ले कॉपी पेस्ट करके। सेल नया बनाओगे तो जब तक वो स्टार नहीं ख़त्म होगा वो अगलों में भी स्टार आता रहेगा। ये जिस तरह वो डेव के कभी कभार कुछ मसले थे, वो इसमें भी कुछ कुछ मसले हैं, तो वो अक्सर ही आते होते हैं, हमेशा नहीं आते होते। ठीक है, लेकिन अगर आ जाए तो आपने परेशान नहीं होना। अब आगे चलते हैं फॉर लूप पे। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर एक प्रॉब्लम होती है इसमें, अगर 1000 लाइन है ना अनइंडेंटेड, और उसमें अचानक से हमें ज़रूरत पड़ जाए इफ़ की। अब मैं जी, आवाज़ नहीं आ रही है आपकी।
जी आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर। अच्छा यस सर। मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। क्वेश्चन कौन पूछ रहा था? हैदर। सर मैंने वो क्वेश्चन समझ, फिर से करूँ सर क्वेश्चन? दोबारा पूछो दोबारा, वो मेरा बीच में इंटरनेट बंद हो सर गया। वो सर प्रॉब्लम ये होती है ना सर, अगर 1000 लाइनें हैं उसमें मुझे अचानक से इफ़ की ज़रूरत पड़ जाती है, जी तो जी सी प्लस प्लस में तो ईजी था, स्टार्ट में एक हम ब्रैकेट लगा लेते, एंडिंग को पूरे 1000 लाइनों को इनक्लोज कर देते। जी जी। अब यहाँ पे अब हर लाइन को मतलब टैब से इंटेंट करेंगे तो 1000 लाइनों पे तो बहुत टाइम लगेगा। अब तो देखो कुछ मैं तरीका आपको नहीं है सर जी जो जी जी एक मैं ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं वही बात बता रहा हूँ कि जब आप 1000 लाइनें लिखोगे और आप एक बार टैब करोगे, अब यहाँ से एंटर करोगे तो अगला आएगा ही टैब के बाद, फिर अगला आएगा ही टैब के बाद, अगला आएगा ही टैब के बाद, अगला आएगा ही टैब के बाद। समझ आइए बात? सर अगर ऑलरेडी नहीं सर रिटर्न है, प्रॉब्लम ये नहीं है ना, पहले से ही रिटर्न है उसमें। अब आखिर में आपको लगा कि अब मुझे इफ यूज करना है यहाँ पे, तो फिर क्या करना है सर उसके लिए? पहले से उसके लिए कोड तो रिटर्न 1000 है लाइन और को फिर फिर आपको लगा कि इफ़ हाँ यूज़ करना है। यस सर। ऐसी सिचुएशन मेरे सामने नहीं कभी आई, लेकिन इसका भी शॉर्टकट होगा कि इन ये सर सबको वो कैसे आगे शॉर्टकट लेके बता जा दो। सकते हैं। और मेरे सामने कभी ऐसी सिचुएशन आई नहीं है ना, तो मुझे इसका नहीं पता। लेकिन अगर कभी ऐसी सिचुएशन आई तो मैं नेट पे देख लूँगा, और अगर मुझे ना मिली तो फिर मैं बैठ के चुप करके एक एक करके बैक करूँगा। जी सही है सर। सर जी जी। सर हम 1000 लाइन्स को कॉपी करके और एक टैब के बाद अगर हम पेस्ट और ये करेंगे देखो, ये मेरी बात सुनो, ये देखो हैदर, इसको क्लिक यस करो, सर। इसको क्लिक करो ऐसे, यस सर। और टैब दबाओ। यस सर। सही है सर। ठीक हो इसको गया, ट्राई करते सर। सारा आगे चला ठीक है गया, सर। डन हो गया। ठीक है सर। नेट पे देखने यस की सर जरूरत ही सही नहीं है। पड़ी। ठीक है, बिल्कुल सर सही है सर, थैंक यू सर। ठीक हो गया। अच्छा अब आगे चलते हैं। सर 3 घंटे का सेशन है। जी जी। कितना टाइम का सेशन है सर ये? 7 बजे तक कर लेते हैं, या ख़त्म करना है बस बहुत हो गया तो अब बस कर देते हैं। करें करें सर 7 बजे नहीं सर तक बहुत तो नहीं हुआ, कर लें सर 7 तक कर। अच्छा अब आगे चलते हैं, फॉर लूप देखते हैं। ठीक है, फॉर और वाइल लिया तो डू है नहीं, तो हम बस लूप्स तक कर लेते हैं आज। फॉर आई इन रेंज, एक तरीका ये है। ठीक है, फॉर आई इन रेंज 10। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रिंट आई। लूप कितनी बार चलाना है? 10 बार चलाना है तो रेंज 10 कर दो, 20 बार चलाना है तो रेंज 20 कर दो। अब इस रेंज का मतलब क्या है पहले ये देखना पड़ेगा। ठीक है, रेंज 10 जरा हम लिख के देखते हैं, रेंज 10 का क्या मतलब है। 0 से लेकर 10। ठीक है, ये प्रिंट क्यों नहीं कर रहा, एक सेकेंड। ठीक है, इस रेंज 10 का ये मतलब होता है कि 0 से लेके 10 तक। ठीक है, लेकिन 0 से लेके 10 तक नहीं, इसकी पाइथन में जो अपर लिमिट होती है वो इंक्लूड नहीं होती। ये 0 से लेके 9 तक होता है। ठीक है, मतलब जब भी 0 से लेके 10 या 0 से लेके 11 तक की बात हो तो जो अपर लिमिट होती है वो इंक्लूड नहीं होती। ठीक है, समझ आइए बात की। ठीक है, अब हम सही एक दो दोबारा बता दें। दोबारा बताता हूँ। देखो, जब फॉर आई इन रेंज 10 करोगे ना, तो इसका मतलब है ये लूप कितनी बार चलेगा? 10 दफ़ा, लेकिन 0 से स्टार्ट होगा। जो आई वेरिएबल है, आई वेरिएबल, इस आई की वैल्यू किससे स्टार्ट होगी? 0 से स्टार्ट होगी, कहाँ तक जाएगी? 9। हाँ, और मैंने यहाँ ये नहीं बताया कि आई को आप 1 से स्टार्ट करो या 2 से स्टार्ट करो। आई स्टार्ट होगा इस चीज़ की पहली वैल्यू से। आई स्टार्ट किस चीज़ से होगा? इस चीज़ की पहली वैल्यू से। इस चीज़ की पहली वैल्यू क्या है? बता सकते हैं वैसे? जी जी, चेंज भी कर सकते हैं। मैं भी ये बताता हूँ कि चेंज कैसे करेंगे, मैं भी बताता हूँ, एक मिनट। तो ये किसने पता चलता है ये रेंज 10 है तो इसकी पहली वैल्यू क्या है, इसका मतलब क्या है?
रेंज करना है, क्या पहली मतलब का मतलब ये है कि हम सी प्लस प्लस में क्या करते थे, अगर मैं लूप ये चलाऊं कि आई 1 से स्टार्ट हो, सी प्लस प्लस में कर सकता था ना, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस, तो लूप 1 से स्टार्ट होता था। यहाँ आई किससे स्टार्ट हो रहा है? 0 क्यों 0 से स्टार्ट हो रहा है? क्योंकि रेंज 10 किससे स्टार्ट हो रहा है? 0 से। समझ आइए, आई की वैल्यू इसकी वैल्यूज है, और इसकी वैल्यूज क्या है? 0 से लेके 9 तक। तो इसकी पहली आइट्रेशन में इसकी वैल्यू क्या होगी? 0, अगली में क्या होगी? 1, अगली में क्या होगी? 2, ऐसे चलेगा। ठीक है। अच्छा, अब सर? अगर जी सर ये जो रेंज है ये हम यूजर से ले सकते हैं? रेंज आप यूजर से भी ले सकते हो, सब कुछ ले सकते हो। वो भी सर एक दो करके दिखा दिए। ये देखो यहाँ पर ये अगर रेंज बताता हूँ, यहाँ पे रेंज एक्स करके एक्स को जी तरीका है। ठीक हो गया? यस, सही है ना? सही है सर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे ये चलते हैं कि किधर गया? वो हो सेल ही डिलीट हो गया। कंट्रोल Z वाला कोई चक्कर? ये अंडो डिलीट सेल, अंडो डिलीट सेल का ऑप्शन है ना, ये देखें, एडिट अंडो डिलीट सेल। ठीक है, मैंने इसको डिलीट कर रहा था। अच्छा, अब ये आ गया। ठीक है हमारे पास। अब ये देखें यहाँ पर भी इंडेंटेशन हुई है, अगर मैं इंडेंटेशन नहीं करूँगा तो एरर आएगा। सही है। तो फॉर लूप के नीचे क्या क्या चीज़ें कंसिडर की जाएंगी? जो एक टैब स्पेस के बाद हो, एक टैब स्पेस के बाद जो जो लिखा है वो सारा फॉर लूप के नीचे है। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर ये सी आउट कहाँ से आ गया है, प्रिंट हेलो लिखता हूँ तो ये 10 बार नहीं चलेगा। ये क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि ये लूप से बाहर है, टैब स्पेस से बाहर है। सही है। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। अच्छा, ठीक है। अब अगर मैंने मैं ये कहूँ कि यार ये आई की वैल्यू मुझे चाहिए 5 से लेके 10 तक, ठीक है, या मैं आपको कहूँ यार उल्टा लूप चलाओ, आई की वैल्यू पहले 10 होनी चाहिए, करते करते नीचे आए कब तक? 1 तक, तो तब क्या करूँगा? सर रेंज ब्रैकेट में 10,0 इस तरह। जी तो हम ये करेंगे कि हम लिखेंगे रेंज 10 से स्टार्ट करो। ये पहला पॉइंट इसका होता है स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? 10। एंडिंग पॉइंट क्या है? 0। ये क्या हुआ? सही है। 10 0 यहाँ पर आपने स्टेप बताना है, यहाँ पर आपने स्टेप इंक्रीमेंट बताना है। ये किसका माइक ओपन है? हैदर, ये बात की समझ आ रही है नहीं आ रही? 10 से शुरू करो, कहाँ तक जाओ? 0 तक। 0 क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि इसकी जो अपर लिमिट होती है वो नहीं इंक्लूड होती, तो ये 1 तक जाएगा। और इंक्रीमेंट कितने का है? -1 का। मैं इंक्रीमेंट 2 का कर देता हूँ। अब क्या होगा? 10 8 6 4 2। आई की वैल्यू 2 के इंक्रीमेंट से डिक्रीमेंट से कम हो रही है। डिक्रीमेंट बताना पड़ता है, इंक्रीमेंट बताना नहीं पड़ता। मतलब लेट्स सपोज अगर मैंने लूप चलाना हो 0 से लेके नहीं, मैं आपको कहता हूँ लूप चलाओ 5 से लेके 15 तक, तो फिर मुझे इंक्रीमेंट बताने की ज़रूरत नहीं है।
वो 1 का इंक्रीमेंट, अगर डिफ़ॉल्ट आपने 1 का इंक्रीमेंट ही रखना है। अगर मैं आपको कहूँ कि नंबर्स डिस्प्ले करो 50 से लेके 100 तक, तो यहाँ 50 लिखो, यहाँ 100 लिखो, चला दो, 99 तक आया तो इसको 101 कर दो। या 50 से लेके मैं आपको कहता हूँ लेट्स सपोज 60 तक करो, तो 61। आई की वैल्यू चेंज हो रही है, पहले 50 थी, फिर 51 थी, फिर 52, 3, 4, 5 टिल 60। अगर मैं आपको कहता हूँ इवन नंबर डिस्प्ले करो 50 से लेके 60 के बीच में, तो क्या करोगे? +2 यहाँ 2 कर दोगे। सही है। अब इंक्रीमेंट 2 का होगा। बात की समझ आ रही है नहीं आ रही है? यस सर। तो ये जो 3 चीज़ें होती हैं, अगर मैं यहाँ कमेंट डालूँ तो इसका कमेंट डलता है मेरे ख्याल से हैश से था, किससे था, या परसेंटेज से था? नहीं, परसेंटेज नहीं था, वो मैटलैब का है, इसका हैश से ही था। हैश से डलता था। तो यहाँ मैं अगर लिखूँ तो इस डब्बे का क्या मतलब है? इस डब्बे का मतलब है स्टार्ट, एंड, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। अगर तो डिक्रीमेंट है तो मेंशन करना पड़ेगा, अगर इंक्रीमेंट 1 का है तो मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, बेशक आप इतना भी लिख दो बहुत है। लेकिन अगर इंक्रीमेंट 2 का है तो फिर मेंशन कर दो। समझ आ गई बात की? और सिर्फ 10 बार चलाना है तो फिर तो आपको आई का मैटर नहीं करता ना कि आई 1 से स्टार्ट हो, 2 से स्टार्ट हो, जिस मर्जी से स्टार्ट हो, तो आप डायरेक्ट लिख लो 4 आई इन रेंज 10, ख़त्म। सही है? सर ये डिक्रीमेंट वाला दोबारा बता दें। डिक्रीमेंट का मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 10 से लेके 1 तक उल्टी गिनती डिस्प्ले करें, 10 से लेके 1 तक उल्टी गिनती डिस्प्ले करें, तो 4 आई इन रेंज। अब मैंने क्या कहा, बोला कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 10, एंडिंग पॉइंट क्या है 0। मैंने उल्टा जाना है ना, डिक्रीमेंट जाना है ना। पहली आइट्रेशन में आई की वैल्यू 10 होगी, फिर 9 होगी, 8 होगी, 7 होगी, तो डिक्रीमेंट मुझे कितने का चाहिए? अगर C++ का कोड होता तो मैं क्या लिखता, आई माइनस माइनस, तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, -1। तो अब इसको चलाऊंगा तो ये उल्टा चलेगा। सही है? पहली आइट्रेशन में आई की वैल्यू 10 थी, फिर 9 थी, फिर 8 थी, फिर 7 थी, 6 थी, 5 थी, 4 थी, 3 थी, 2, 1। सही है? सर इसके अंदर हम जिस तरह ग्रेटर देन और स्मॉलर देन करते थे, आई स्मॉलर देन 10, ये वो कैसे होगा? अब वो कंडीशन थी ना, हम कंडीशन डालते होते थे, तो ये इसका एंड पॉइंट ये था ना। C++ में हम कंडीशन डालते होते थे, यहाँ हमने एंडिंग पॉइंट डाला हुआ है कि 60 तक जाओ। इस बात का क्या मतलब है कि स्टार्ट करो किससे, इंट आई इक्वल्स टू 50, आई लेस देन 61, आई इक्वल्स टू आई प्लस 2। ये इसका इक्विवेलेंट है, C++ का इक्विवेलेंट है। तो किधर आप वो सब लिखते थे, किधर आप सिर्फ ये लिख रहे हो। सर स्मॉलर देन इक्वल टू, जी स्मॉलर दोबारा देन बताता इक्वल हूँ, टू भी इसी तरह होगा। जी स्मॉलर देन इक्वल टू भी इसी तरह होगा फिर? ये स्मॉलर देन इक्वल टू वाला कंसेप्ट नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर ये है कि ये आप जो चीज़ लिखोगे ना उससे एक कम, 60 तक जाना है तो 61 कर दो, 61 तक जाना है तो 62 कर दो। समझ आइए बात की? यस सर आगे। हाँ, इक्वल टू वाला मुझे नहीं पता, क्या पता होता हो, मेरे ख्याल से इक्वल टू वाला क्या पता, यहाँ पता नहीं, अभी मुझे नहीं याद आ रहा। लेकिन बहरहाल आपने 10 बार चलाना है तो क्या करो, सिंपल 4 आई इन रेंज 10, 4 आई इन रेंज 10 करोगे 10 बार चल जाएगा। 5 बार चलाना है 4 आई इन रेंज 5। इसी तरह अगर आपको आई की वैल्यू चाहिए तो फिर आपको ये करना पड़ेगा। नेस्टेड लूप्स भी यूज़ कर सकते हो। वो कैसे करोगे, लेट्स सपोज मैं मैट्रिक्स बनाता हूँ, 4 आई इन रेंज 3, 3 क्रॉस 5 का मैट्रिक्स बनाता हूँ, ठीक है। फिर मैं करता हूँ 4 जे इन रेंज 5। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, प्रिंट आई किया और आई के साथ प्रिंट str ऑफ आई प्लस str ऑफ जे किया।
अच्छा उसके बाद यहाँ क्या नहीं सर, किया? ये इस टाइम दोनों इंटीजर नहीं है ये। एक एक मैं बताता हूँ सी आउट। ये क्या हो रहा है? अच्छा 0001 सर इसमें ये इसके नीचे जे वाली लूप में आएगा ना प्रिंट। एक सेकंड सर इसमें सेम लाइन में प्रिंट नहीं कर सकते फॉर लूप से? प्रिंट के बाद स्पेस आ जाती है लाइन चेंज। हाँ प्रिंट के बाद स्पेस आ जाती है। अच्छा ये स्पेस कैसे ख़त्म होगी, मैंने तो कभी ये सोचा ही नहीं। बहरहाल ये नेस्टेड लूप चल गया, लेकिन ये स्पेस अगर मैं ना देना चाहूँ ठीक है, ये भी मिल गया। वैसे मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया था तो ये रहा। The default value of end parameter of built-in print function is slash and so a new line character is appended to the string. अच्छा फिर इसका क्या, जो अगली लाइन वाला वो पीछे ही आएगा? आपको ये सब कुछ साथ लिखना पड़ेगा। अच्छा हेलो वर्ल्ड, हाउ टू प्रिंट विदाउट अ न्यू लाइन, तो ये रहा। बट इफ वी कस्टमाइज द वैल्यू ऑफ एंड एंड सेट इट टू दिस, ठीक है, कॉमा एंड इक्वल्स टू दिस, कॉमा एंड इक्वल्स टू दिस, कॉमा एंड इक्वल्स टू दिस। अच्छा ये आ गया। ये की लाइन में आ जाए। अब एंडर लगा दें। अब यहाँ एंडर लगा देते हैं, प्रिंट स्लैश एन। सही हो गया? यस ठीक हो गया। तो ये तो मैंने भी एक नई चीज़ सीख ली। बहरहाल आपको ना इस इंटरनेट का इस्तेमाल अब करने आना चाहिए इस तरह डायरेक्ट ना, क्योंकि जब आप एक बार कोडिंग सीख लेते हो तो फिर आप डायरेक्ट चीज़ें सीखना आपके लिए मुश्किल नहीं होती। डायरेक्ट उठाया, यहाँ से पेस्ट किया और चला दिया, तो हमने 1 मिनट में सोल्यूशन निकाल लिया उसका। ठीक है, तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि लूप्स का कंसेप्ट, अब ये देखें ये प्रिंट वाली लाइन किस लूप में है, कोई बता सकता है मुझे? सर फर्स्ट ये आउटर फॉर लूप में, क्योंकि ये एक टैब स्पेस के बाद है, और ये वाली प्रिंट की लाइन अंदर वाले में। तो यही होता था ना, हम जब डबल फॉर लूप लिखते थे C++ में, तो हम पहले फॉर लूप स्टार्ट करते थे, फिर अगला लूप उसके बीच में स्टार्ट करते थे, वो ख़त्म होता था, फिर एंड पे एक एंडर लिखते थे ताकि नेक्स्ट लाइन में जाए। आप अपनी 2 डायमेंशनल अरेज वाली लैब देखें और उसका फॉर लूप का कोड देखें, आपको समझ आएगा कि हमने क्यों ये किया। और इसको मैंने str क्यों किया है, क्योंकि अगर मैं str ना करता तो ये ऐड हो जाता, और मैं नहीं चाहता था कि ये ऐड हो। मैं इसको मैट्रिक्स की शेप में डिस्प्ले करना चाह रहा था, तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। मैट्रिक्स यही होता है ना, मैट्रिक्स पढ़ लिए ना, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 2 1 2 2, इसी तरह का मैट्रिक्स बनता है ना। तो ये मैट्रिक्स की शक्ल आ गई, सही है। सेट। अब आ जाते हैं वाइल लूप पे। तो वाइल बहुत आसान है भाई, उसी तरह x इक्वल्स टू 5, वाइल x ग्रेटर देन 0, फिर इंडेंटेशन प्रिंट x। ओहो हो, ये इन्फिनिट लूप में मेरे ख्याल से फंस गया। हाँ ये देखिए अब स्टार आ रहा है, क्योंकि इन्फिनिट लूप में फंस गया। क्यों इन्फिनिट लूप में फंसा है? x 5 के इक्वल है, मैं कह रहा हूँ जब तक x 0 से बड़ा है तब तक इसको चलाते रहो। तो x तो हमेशा 0 से बड़ा रहेगा, क्योंकि मैं x को तो कम कर ही नहीं रहा। तो अब ये स्टार मैं कैसे ख़त्म करूँ? एक तो ये तरीका है, इसको इंटरप्ट द कर्नल, बंद हो गया कर्नल, ये भी एक तरीका है। ठीक है, यहाँ से इंटरप्ट द कर्नल,
अब इसको नीचे आओ, इसको क्या करो, x सही है, पहले 5 था ये फिर कोई 4, सीन नहीं है, x प्लस प्लस x माइनस माइनस वाला। x माइनस माइनस पता नहीं इसमें चलता नहीं चलता, नहीं चलता होता। नहीं सर इसमें x माइनस इज इक्वल टू 1 करेंगे तो फिर होगा क्या? x माइनस इक्वल्स टू 1, हाँ ये लो, सही है, सही हो गया। तो वाइल लूप इस तरह कि 5 से स्टार्ट किया और जब तक x 0 से बड़ा नहीं होता तब तक इसको चलाओ। अच्छा, इसमें एक और बड़े मज़े का फॉर लूप लगता है। अच्छा बस 7 बजने लगे, आज इतना ही करते हैं। अगली लैब में फिर मैं सबसे पहले ना आप लोगों को लिस्ट, टपल वगैरह बताऊंगा, उसके बाद मैं ये लूप्स को दोबारा करवाऊंगा। इसकी एक नई एप्लीकेशन है, वो बड़े मज़े की चीज़ है। वो लूप अरेज पे भी लूप चल जाएंगी, स्ट्रिंग्स की वैल्यूज़ पे भी लूप्स चल जाएंगी, वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट लैब में। अभी फ़िलहाल इतना ही है, मतलब हमने कितना कुछ किया। सी आउट, सी इन, वेरिएबल्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, एक जनरल फॉर लूप के कितनी बार फॉर लूप चलाना है, आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करनी है, कहाँ पर एंड करनी है, कितने का इंक्रीमेंट देना है, ये कर लिया, और एक बेसिक सा वाइल लूप देख लिया। तो तकरीबन हमने आधी सी प्लस प्लस, आधी नहीं कह सकते तो 40% सी प्लस प्लस हमने कर ली है। ठीक है, नेक्स्ट में 4 मैक्सिमम 4 या 5 क्लासें लगेंगी, जितना मैंने करवाना वो कवर हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट हफ्ते तक आप लोग कोशिश करो बस 1-2 कोर्स 2-3 कर लो ताकि थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, अब ऊप कराएंगे? नहीं ऊप नहीं करवाऊंगा इस पर, क्योंकि जो ऑडियंस है उसमें 50 से ज़्यादा % ऐसी ऑडियंस है कि जिन्होंने अभी अभी सी प्लस प्लस पढ़ी है, तो ऊप नहीं करवाऊंगा इसमें। ठीक है, लेकिन ऊप आप नहीं भी यूज़ करोगे तो मैंने अपनी आज तक मशीन लर्निंग के कोड में कभी ऊप नहीं यूज़ की। तो आपको सी इतना भी पता चल जाए जितना मैं करवाऊंगा, तो आप कह सकते हो कि आपको पाइथन आती है। आपसे कोई पूछे तो आप कहोगे कि हाँ मुझे आती है। ठीक है, ओके सर, ठीक हो गया।